अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, बेसिक है, जान लेना चाहिए। वैसे आप लोग जानते भी हो, बस एक बार आपके दिमाग से गुजरना चाहिए। क्लोज़र लॉ, तो क्लोज़र लॉ के बारे में आपको एडिशन में ही बताए थे कि दो जिस चीज़ का वर्क हो रहा है अगर वही वर्क आ जाए तो क्लोज़र प्रॉपर्टी है। जैसे कि दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो एक इंटीजर्स नंबर ही देता है, तो दो इंटीजर्स को ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से अगर एक इंटीजर ही मिल रहा है तो वो इंटीजर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द प्रोडक्ट Z1 Z2 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लोजर लॉ लगता है कि नहीं, तो लगता है। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही जनरेट होकर आएगा। इसी को हम बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है। जैसे हम आपको बताए थे ना कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ने से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आएगा, वो रेशनल भी बन सकता है। तो इरेशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी का फुलफिल नहीं करता है। जैसे हम बोले थे कि √3 + 2 ले लीजिए और एक ले लीजिए आप 2 - √3, दो इरेशनल नंबर हैं। तो दो इरेशनल नंबर को जोड़ने से अगर इरेशनल नंबर ही आएगा तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर पर। लेकिन ये जोड़ने से क्या हो जाएगा, √3 और √3 गायब हो जाएगा, आ जाएगा रेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर को जोड़ने से आ गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं द कम्यूटेटिव लॉ। ये सारा प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, इसमें दिया भी है विदाउट प्रूफ, लेकिन आप प्रूफ भी समझ पा रहे हो। द कम्यूटेटिव लॉ कह रहा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, Z1 का Z2 में मल्टीप्लाई करो या Z2 का Z1 में मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आपको याद होगा A क्रॉस B जो होता था, क्या वो B क्रॉस A के बराबर होता था रिलेशन में? A क्रॉस B और B क्रॉस A जो होता था रिलेशन में इक्वल होता था? नहीं होता था, है ना, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर पेयर किसके आते थे, A, B के, जिसमें कि पहला एलिमेंट A से आएगा और दूसरा एलिमेंट B से आएगा। जबकि इसमें इस ऑर्डर पेयर का, किसका ऑर्डर पेयर का सेट होता था, ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट होता था जिसमें पहला एलिमेंट B से आएगा और दूसरा एलिमेंट A से आएगा। तो ये बराबर नहीं होते थे। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव लॉ लगता है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। आप Z1 Z2 करो चाहे Z2 Z1 करो, रिजल्ट सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ, अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस पे एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, पहले Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करो, फिर Z3 से मल्टीप्लाई करो, या Z2 Z3 का मल्टीप्लाई करने के बाद आप Z1 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। समझ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग चौथा प्रॉपर्टी देख रहे हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद करो, हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े थे। तो एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जब आप समझ लोगे तो ये हमेशा के लिए कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसमें कोई प्रभाव ना पड़े। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही माने अगर कोई ऑपरेशन करें जिससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वही कॉम्प्लेक्स नंबर रह जाए, तो हम लोग उसे आइडेंटिटी बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z दिया रहेगा तो उसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर 2 से चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में जिससे कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़े। तब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा उसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। जबकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, 0 था। कॉम्प्लेक्स नंबर में
एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, जोड़ने से कोई प्रभाव ना पड़े, तो हम जीरो जोड़ देंगे, 0 + 0 आयोटा, तो क्या वही कॉम्प्लेक्स नंबर लौट आएगा। तो एडिटिव जो आइडेंटिटी था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 था, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तुम 0 करोगे तो ये z × 0 0 में हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम क्या बोले, कोई भी आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ वर्क होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव कहेगा तो मल्टीप्लाई करने से प्रभाव ना पड़े, और एडिटिव कहेगा तो एडिशन करने से कोई प्रभाव ना पड़े। तो 0 + 0 आयोटा जो होता है वो आपका होता है एडिटिव आइडेंटिटी, जबकि 1 जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ज़रा आप एक बार डेफिनेशंस भी पढ़ लीजिए। देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 0 आयोटा डिनोटेड एज 1 को ही हम लोग 1 + 0 आयोटा लिखेंगे, कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट z × 1 = z फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z। भैया z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, 1 से मल्टीप्लाई करने से वो z ही आएगा। तो 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको दिया गया है a + आयोटा b, चाहे a + b आयोटा, इसमें आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो a + b आयोटा में कि मल्टीप्लाई होने के बाद वो 1 हो जाए। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद a + b आयोटा चाहे a + आयोटा b 1 हो जाता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। आप पढ़ के ज़रा देखो सबसे पहले, है ना, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा तो निश्चित रूप से 0 अगर होगा तो उसको 1 नहीं लाया जा सकता है। 10 को ना 10 से डिवाइड करके तुम कॉम्प्लेक्स नंबर ला दोगे, समझ रहे बात को। 10 को अगर तुम 1/10 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, लेकिन 0 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1/0 से। 1/0 तो मल्टीप्लाई करना अलाउ ही नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। थोड़ा सा मिटाते हैं फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b और a + b आयोटा a ≠ 0 b ≠ 0, क्योंकि अगर ये दोनों 0 हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाएगा, इसीलिए a और b को 0 नहीं होना चाहिए। वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर a / a² + b² प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ -b/a² + b² डिनोटेड बाई 1/z और z इनवर्स कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z सच दैट z × 1/z = 1। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b दिया हुआ है तो 1/z का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, a / a² + b² प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ -b/a² + b²। यही z के लिए ये 1/z है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रिजल्ट आएगा, ये वाला। लग रहा है ना थोड़ा सा अजीब। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। चलिए अब आपके सामने हम करते भी हैं, z × 1/z करते हैं, देखते हैं 1 आता है कि नहीं। ये a + आयोटा भी है z का वैल्यू, और 1/z का वैल्यू हम मान रहे हैं a/a² + b² और प्लस आयोटा इंटू -b/a² + b², है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, a का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a² / a² + b² आएगा, और a का जब उसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस b टाइम्स ऑफ ab, मतलब -ab/a² b²।
ए का जब दूसरे में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा ना, माइनस ए बी आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना, बोलो। अब इस पे मल्टीप्लाई करो, इसमें तो मल्टीप्लाई कर लिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये प्लस में ए बी आएगा और आयोटा आएगा, ए बी आयोटा प्लस में आएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे रहेगा, सही है। फिर देखो यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और आयोटा में आयोटा का गुना होगा तो क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 बनेगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा फिर से, और बी में बी का होगा तो बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये वाली लाइन समझ में आई, बोलो। ये दोनों कटेगा और ये जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही ना आएगा, और ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 कट के हो जाएगा दोनों। तो हमेशा तुम ये याद रखोगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आयोटा b के लिए जो z इनवर्स होता है या 1/z होता है उसका वैल्यू कैसे लिखते हैं, a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ माइनस b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। याद रहेगा। याद रखना इसे कि a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस आयोटा में माइनस लगा देना b, मतलब माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो इनवर्स होता है z का। अगर z इनवर्स पूछा जाए 1/z पूछा जाए तो ये डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, समझ गए। अब ये देखिए दो प्रॉपर्टी है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, कह रहा है कि फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड z3, अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 है तो z1 का मल्टीप्लाई अगर आपको ब्रैकेट z2 प्लस z3 में करना है तो जैसे आप बचपन में करते थे वैसे ही करो, z1 का z2 में मल्टीप्लाई प्लस z1 का z3 में मल्टीप्लाई। उसी तरह से अगर z1 प्लस z2 के ब्रैकेट में z3 है तो आप z1 का z3 में मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस में बीच में है तो प्लस लिखो, फिर z2 का z3 में कर दो, समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में, ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर था, हम लोग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न सीखेंगे जिसमें z1 अपॉन z2 होगा, ये 3 प्लस 4 आयोटा होगा और यहाँ पे 7 माइनस 5 आयोटा होगा। अगर मान लो ये 6 होगा तो क्या हम 3 से 6 को काट सकते हैं, और मान लो ये 10 है तो क्या इसे काटा जा सकता है 5 को 2 से, ऐसे नहीं काटा जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीज़न में, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।